जो हमारा एल्गोरिदम है ना, जिस पे हम काम कर रहे हैं, स्वॉम सेल्फ एल्गोरिदम, ये हमने लिया है हमारे 3rd रिसर्च पेपर से। इससे इसी को हम लेके अपना फॉर्मूला बनाया है और क्वेश्चंस को और एक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। हमारे रिसर्च पेपर में ना हम टैकल कर रहे हैं टोटल स्केड्यूलिंग कॉस्ट को, मिनिमम टोटल स्केड्यूलिंग कॉस्ट। एक टाइम टेबल को बनाने के लिए ना एक स्पेसिफिक कॉस्ट होती है कि कितने रूम एलोकेट होंगे, कितने वर्किंग आवर फैकल्टी को दिए जाएंगे और कितने कॉन्फ्लिक्ट या अराइज होते हैं टाइम टेबल और फैकल्टी और स्टूडेंट्स के बीच में। उसी को हमने ना एक जे नाम के फंक्शन में डाल दिया है। ठीक है, जे फंक्शन है स्केड्यूलिंग कॉस्ट और इसकी वैल्यू हमें मिनिमम से मिनिमम चाहिए। और जब हम कॉस्ट और वेट की वैल्यू करते हैं ना, तो वो 0 से लेके 1 तक होती है, बीइंग 0 बीइंग द बेस्ट सोल्यूशन और 1 बीइंग द वर्स्ट सोल्यूशन। हम इसी को अब हम आगे समझते हैं। हमारा जे फंक्शन कंसिस्ट करेगा इन चीज़ों से: अल्फ़ा यू रूम, बीटा ओ फैकल्टी एंड प्लस गामा कॉन्फ्लिक्ट। यू का मतलब है डिग्री ऑफ रूम अंडर यूटिलाइजेशन। तो अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब कि कितने रूम्स एलोकेट हुए हैं किसी कैंपस में, और जितना ये नंबर कम हो ना उतना बेहतर है। और ओ फैकल्टी का मतलब फैकल्टी वर्कलोड इम्बैलेंस। ये बताता है ना कि एक एवरेज वर्किंग आवर जो एक फैकल्टी के होते हैं, एक फैकल्टी उतना ही काम कर रही है, उससे ज़्यादा या उससे कम। क्योंकि अगर ज़्यादा करेगी तो वो भी गलत है, और उससे कम करेगी तो वो भी गलत है। तो हमें इसको भी हैंडल करना होता है। और गामा और सी नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये ना हम खुद से मान के चलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ना अराइज होंगे टाइम टेबल्स क्रिएशन के वक्त या रिसोर्स एलोकेशन की उसके वक्त। क्योंकि अगर हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेके चल रहे ना, तो हम ऑप्टिमल सोल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। हम इसको अब एक एग्जांपल से समझने की ट्राई करते हैं। ये एक एग्जांपल है, ये एक टेबल है। इसमें ना x1, x2, x3 3 स्केड्यूल, ये 3 टाइम टेबल हैं 3 क्लासेस के, x1, x2, x3। जो हमारी x1 है ना, उसकी जो यू रूम की वैल्यू है 0.4। अब जब वैल्यू 0.4 है ना, जब वैल्यू 0.4 है, इसका मतलब कि अगर मान के चलो 10 रूम है ना, तो उसमें से सिर्फ 6 रूम हैं जो क्लासेस इनको एलोकेट हुई हैं, 0.4 को नहीं हुई हैं। ठीक है, और ये वैल्यू जितनी कम होगी ना उतना अच्छा। और 0.3 फैकल्टी 0.3 फैकल्टी को एलोकेट हुआ है, मतलब 0.5 से कम है, तो मतलब कुछ फैकल्टीज को ना वर्किंग एवरेज आवर्स तक वो काम कर रही हैं, कुछ ज़्यादातर नहीं कर पा रही हैं। और कॉन्फ्लिक्ट देखो 0.20, इसमें भी कम है। x2 जो हमारी दूसरी क्लास है, उसकी जो यू रूम की वैल्यू 0.3। मतलब यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जो ये x2 क्लास है ना, अगर इसको 10 रूम एलोकेट हुए हैं ना, तो उसमें से 7 में क्लासेस लग रही हैं, 3 में नहीं लग रही। ठीक है, पहले में था कि 10 में 6 में लग रही, 4 में नहीं, इसमें 7 में लग रही, 3 में नहीं, जो कि वैल्यू अच्छी है इसकी। ओ फैकल्टी 0.4। अब ये वैल्यू ना पिछले से ज़्यादा है। इसका मतलब इसमें कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो वर्कलोड से ज़्यादा या कम काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर वर्कलोड एवरेज वर्कलोड मान के चलो 7 या 6 घंटे है, एवरेज वर्कलोड है 6 घंटा, और कुछ टीचर्स इसमें 8 घंटा काम कर रहे हैं और कुछ 4 या 3 घंटा काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड प्रॉफिटेबल और एथिकल नहीं है। और कॉन्फ्लिक्ट इसमें 0.4, ये हम खुद से मांगे चलते हैं कि हम एक खुद से उसको वैल्यू एलोकेट करते हैं। और 0.2 x3 में देखो यू रूम 0.2, इसमें सबसे बेस्ट एलोकेशन की है रूम में। x3 अगर क्लास 3 में ना 10 क्लासेस हैं, तो उसमें से 8 को क्लासेस एलोकेट हुई हैं, 8 को रूम एलोकेट हुए हैं, 2 को नहीं हुए बस। इसको ऐसा समझ के चलो।
इसमें 0.5 है। ये एक्चुअली ना एक बिल्कुल मीडियोकर केस है, बीच में केस है। ये कुछ टीचर्स वही वाला केस है, कुछ टीचर्स ज़्यादा काम कर रहे हैं, कुछ कम काम कर रहे हैं, ठीक है। और 0.30 कॉन्फ्लिक्ट की वैल्यू है। अब ना अगर हम तीनों में देखें ना, तो हम इन तीनों वैल्यूज़ का जे फाइंड आउट करते हैं, और जिसका भी जे सबसे स्मॉलेस्ट होगा हम उसको लीडर मान के चलते हैं, और अभी तक का ऑप्टिमाइज्ड आंसर मान के चलते हैं, ऑप्टिमाइज्ड टाइम टेबल। जे निकालने का फॉर्मूला ये है, और इसमें यू ओ आपको पता होगा, यू रूम को है, ओ फैकल्टी को, और सी कॉन्फ्लिक्ट को। बस यही फार्मूला यूज़ करके हमने यहाँ पे J1 J2 J3 इनकी वैल्यू निकाली है, और इसमें से सबसे जो मिनिमम होगी ना, हमने उसको मान के चलना लीडर सेल, और प्रेजेंट का या अभी तक का सबसे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। और इसी को लेके ना हमने आगे बाकियों का टाइम टेबल अपडेट करना है। फिर हमारा नेक्स्ट फंक्शन काम में आता है, जो है लीडर सेल्फ पोजीशन अपडेट। इसमें हम 3 कॉन्स्ट्रेंट्स को लेके चलते हैं, C1, C2 और C3। C3 और C2 वो बेसिकली डायरेक्शन और रैंडमनेस बेस्ड है। जो C1 है ना, यहाँ पे हमारी एक्चुअल कैलकुलेशन होती है। C1 हमें, जो हमारा कन्वर्जेंस फैक्टर है ना, ये बताता है हमें कि नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ और नंबर ऑफ़ वेज ओवर टाइम टेबल्स और फैकल्टी स्वैप और शफल कैन अकर, ठीक है। अगर ये वैल्यू फिक्स ना हो ना, तो हमारा जो एल्गोरिथम है वो इन्फिनेटली टाइम रन करेगा। ये वैल्यू आपको बताती है कि आपको कितना रन करना है और कब तक रन करना है। C2 हमको बताता है रैंडमनेस एक्सप्लोरेशन फैक्टर। इसकी वैल्यू ना अगर 0.5 से कम है, ठीक है, तो ये बताता है कि जो हमारा चेंज है ना वो छोटा चेंज है, कि हमें सिर्फ एक क्लासरूम एलोकेट करनी है, टीचर्स को स्वैप करना है, वगैरह वगैरह, मतलब छोटा चेंज है। बट अगर इसका ना 0.5 से ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब चेंजेस बहुत बड़े हैं, कि टाइम टेबल शफल्स करने हैं, क्लासरूम्स को रीशफलिंग करनी है, एक से या दो से ज़्यादा क्लासेस के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, वैसे वैसे। और C3 जो है ना, ये हमें बताता है, ये डायरेक्शन बताता है। अगर 0.5 से ज़्यादा वैल्यू है ना, इसका मतलब हमें अभी ऑप्टिमल सोल्यूशन तक पहुंचना है। और अगर 0.5 से इसकी वैल्यू कम है ना, तो इसका मतलब हम ऑप्टिमल सोल्यूशन से आगे आ चुके हैं, हमें पीछे आना है अब। तो हम इन तीनों वैल्यूज़ का जे फाइंड आउट करते हैं, और जिसका भी जे सबसे स्मॉलेस्ट होगा हम उसको लीडर मान के चलते हैं, और अभी तक का ऑप्टिमाइज्ड आंसर मान के चलते हैं, ऑप्टिमाइज्ड टाइम टेबल। जे निकालने का फॉर्मूला ये है, और इसमें यू ओ आपको पता होगा, यू रूम को है, ओ फैकल्टी को, और सी कॉन्फ्लिक्ट को। बस यही फार्मूला यूज़ करके हमने यहाँ पे J1 J2 J3 इनकी वैल्यू निकाली है, और इसमें से सबसे जो मिनिमम होगी ना, हमने उसको मान के चलना लीडर सेल, और प्रेजेंट का या अभी तक का सबसे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन। और इसी को लेके ना हमने आगे बाकियों का टाइम टेबल अपडेट करना है। तो ना अब जब हमने X1 निकाली ना, हमने लीडर अपना लीडर सेल कर दी अपडेट, हमें बाकी भी अपडेट करने पड़ेंगी। अब जब हम X2 अपडेट करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, XIJ वाला, XIJ-1 प्लस XI-1J-1। बेसिकली जो हमारा करंट सेल्फ है उसमें प्लस करेंगे प्रीवियस सेल्फ, और उसको डिवाइड बाय 2। जैसे मेरा X2 था यहाँ पे 0.3, 0.4, 0.4, तो हमने इसको 0.3, 0.4, 0.4 प्लस किया,
और इसमें हमने प्रीवियस, और प्रीवियस मेरा ये वाला हो गया है अपडेटेड वाला, तो मैंने x1 में ये डाल दिया, फिर इसको प्लस किया। और अब प्लस करना ऐसे, u वाले को u के साथ, o वाले को o के साथ, और c वाले को c के साथ। तो हमारा नया x2 की वैल्यू है ये, और सिमिलरली ना x3 की वैल्यू भी ये आ जाएगी। तो अब देखो आप लोग, जो मेरा नया टेबल बना वो है ये साइड, और मेरा पुराना टेबल है पुराना टेबल है ये। अब ना इस टेबल के लिए भी हमें j की नई वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी, ताकि हम उसमें से भी एक फिर एक निकाल सकें लीडर या ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब देखो, जो मेरा पिछला था ना, उसमें x1 और x2 की जो वैल्यूज़ थी ना, बेसिकली यू रूम की वैल्यूज़ देखो, उनमें काफ़ी चेंज हुआ है। यहाँ पे ना 2-0 होगा, क्योंकि हमने नॉर्मलाइज करना होता है इसको। तो आप देखो ना, मतलब यू रूम मेरा यूटिलाइज होगा पहले से, बट मेरा फैकल्टी जो है वो थोड़ा सा मतलब ऑप्टिमल से कम ऑप्टिमल हो गया, और कॉन्फ्लिक्ट भी मतलब थोड़ा कम मेरा ऑप्टिमल हो गया। ये ना हम ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, ग्रीडी नहीं। ग्रीडी में ना होता है कि एक बिल्कुल परफेक्ट है और बाकी मतलब बाकी इतने परफेक्ट नहीं हो पाते। तो बस जो हमने ये एक बार किया ना, अब हम इसमें जैसे जे आया 0.33, सेम जो हमने अभी शुरू से किया ना, यहाँ से फिर से हम लीडर्स सॉल्व करेंगे, फिर से हम सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। हाँ, इस बार ना जो C3 की वैल्यू है ना, ये कंपाइलर खुद देखेगा, क्योंकि जब उसने 0.6 ली ना तो वैल्यू ज़्यादा आई, ऑप्टिमल से ज़्यादा आई। अगली बार शायद वो उसको 0.4 ले ले, अगर फिर भी ज़्यादा आई फिर वो और कम कर देगा। अगर मान लो यहाँ पे उसकी वैल्यू आई थी ना 0.34, तो वो देखेगा ज़्यादा है, वो फिर से कम करेगा। बट अगर देखेगा ना, मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन मान के चलो हमारे केस में 22 है, बट वो आ गया 21 पे, ठीक है। अगर ये 0.21 है ना, तो वो फिर से वैल्यू बढ़ा देगा अपनी 0.6 तक, ताकि मैं ऑप्टिमल पे पहुंच सकूं। और ये ऑप्टिमल पता कब पता लगेगा, क्योंकि जब नंबर ऑफ आइट्रेशंस के बाद भी ना ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। मतलब ये वैल्यू ना एक बार नहीं, मतलब n नंबर ऑफ टाइम अगर ये आ रही है, मतलब 3-4 बार ये अकर हो रही है ना, तो लगेगा पता ऑप्टिमल है। तो बस यही है हमारा जो एल्गोरिथम जो इस पे वर्क कर रहा है। तो एक बार लास्ट में मैं ना थोड़ा वॉक थ्रू कर देता हूँ फिर से। हम जे की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। जे के 3 पैरामीटर्स हैं, यू ओ सी। हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेट असाइन किया है अल्फ़ा बीटा गामा को। हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से 3 या 1 से 10 टाइम टेबल लेके चलते हैं, और हम चेक करते हैं कि हमें कुछ ऑप्टिमाइज्ड या मिनिमल वैल्यू हमें निकालनी है जे की। और ये था हमारा फॉर्मूला जिससे हम जे की वैल्यू निकालते थे। फिर उसमें से हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं जिसकी भी हो, उसको लीडर सेल्फ मान के चलते हैं, और उसके बलबूते पे सबको हम अपडेट करते हैं। C1 C2 C3 मैं बता दिया आपको, ये फंक्शन है। और ये हमने फिर से एग्जांपल लिए थे इन तीनों का। और जब हम उसको नया टेबल बन गया तो एक नया टेबल बनता है, अपडेटेड टेबल बनता है। फिर बाकी भी इसके बदौलत अपडेट होना शुरू हो जाएंगे। फिर एक ये बनेगा टेबल फर्स्ट आइट्रेशन के बाद, और ये ना आइट्रेशंस चलती रहेंगी जब एक ऑप्टिमल सोल्यूशन ना मिल जाए। और सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल कब माना जाएगा, जब कुछ आइट्रेशंस के बाद ना वैल्यू मतलब वैल्यू इस टाइप की वैल्यू, मतलब जैसे 0.22 हमारे केस में ये था, तो वो बहुत बार अकर हो रही है, उसको हम ऑप्टिमल मानेंगे।